नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 1 के एमसीक्यूज़ के बारे में। बहुत ही बारीकी के साथ एक एक प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे। बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको यूनिट नंबर 1 में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं परीक्षाओं में, तो यूनिट नंबर 1 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इकाई संख्या 1 का जो है लिखित टाइप की चीज़ें मैंने करवा दी है। चैप्टर वाइज जो क्लासेस हैं, यूनिट नंबर 1 समाप्त हो चुका है, इकाई 2 की क्लासेस आनी बाकी हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं ऑब्जेक्टिव वाले भी यूनिट आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब की बार यही सब क्वेश्चंस परीक्षा में आने वाले हैं। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर 2025-26 की परीक्षाओं के लिए यह लेक्चर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए बिना समय गंवाए हुए एक एक प्रश्नों पर हम नज़र डालते हुए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझते हैं। इकाई संख्या 1 यानी यूनिट नंबर 1, 8 इकाई है। ऐसे ही 8 वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको ऐसे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा के दृष्टिकोण से वो मैं देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है? मनुष्य की अभिव्यक्ति यानी मनुष्य के अंदर जो विचार हैं, मनुष्य के अंदर जो जानकारी है, उसको बाहर निकालने का जो माध्यम है वो क्या होता है बेटा? आप वही प्रश्न है। ऑप्शन ए दिया है भाषा, बी दिया है समाज, सी दिया है विचार और आपका डी दिया हुआ है परिवार। यानी कि भाषा के माध्यम से बिल्कुल मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम होता है भाषा। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को, अपने अंदर जो जानकारी है उस जानकारी को बाहर रूप में या बाहरी एक प्रकार से प्रकटीकरण कहते हैं या बाह्य प्रकटीकरण कहते हैं। यानी अपने विचारों को हम लोगों के समक्ष, जनता के समक्ष लाते हैं, या हमारे विचार आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब हम एक भाषा का सहारा लेंगे। यानी भाषा एक माध्यम का काम करती है हमारे विचारों के एक्सचेंज में, हमारे विचारों के विनिमय में। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है? भाषा होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, वाणिज्यिक माने होता है कॉमर्शियल, व्यापार से रिलेटेड, व्यापार से संबंधित। ठीक है, पत्राचार यानी व्यापार से संबंधित पत्राचार यानी पत्र लिखने। पत्राचार क्या होता है? हम अपने विचारों को एक पत्र में लिख करके या एक कार्यालय के द्वारा दूसरे कार्यालय को जब एक प्रकार से किसी कार्य के लिए या किसी जो है आदेश के लिए हम जो है कागज़ में एक सिस्टमेटिकल वे में यानी एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा लिखते हैं और उस कार्यालय को भेजते हैं कि भाई फला काम आपको करवाना है या फला काम करने में आपकी देरी हो रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो आपकी पत्राचार कही जाती हैं। तो वाणिज्यिक पत्राचार व्यापार से संबंधित या व्यापार के क्षेत्र में लिखा गया पत्र होता है। तो वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? कार्यालयी हिंदी, सामान्य हिंदी, परिभाषित हिंदी या फिर साहित्यिक हिंदी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में किया जाता है उसे बेटा हम कार्यालयी हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यालयी हिंदी कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा प्रश्न है कि भारत का एक संविधान है, एक पुस्तक है जिसमें तमाम प्रकार के अनुच्छेद, लगभग 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 8 अनुसूचियाँ पहले थीं, अब तो 12 अनुसूचियाँ हो गई। ऐसे ही 22-23 भाग थे, 25 भाग के आसपास लगभग में हो गए हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी? ये किस भाग में कहा गया है बेटा? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भाग 17 में ये बातें कही गई हैं। भाग 17 में अनुच्छेद आप देखते हैं 343 से लेकर के अनुच्छेद 351 तक हिंदी के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदी और उसके विषय क्षेत्र के बारे में बताया गया है। उसी के 343 के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि जो है संघ की राजभाषा, संघ माने भारत देश की राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो होगी वह हिंदी होगी
और लिखने की जो विधि होगी वह देवनागरी होगी। देवनागरी लिपि, लिपि माने होता है लिखने की व्यवस्था करना, या लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। और भाषा जो होती है वो हिंदी होगी। जैसे कि बेटा यहाँ पर लिखा हुआ है राम। अब यह राम जो है किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। लिखा किस लिपि में है ये? तो यह देवनागरी में लिखा हुआ है। लेकिन इसी राम को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ये हमने लिख दिया, ये भी राम है, लेकिन बेटा ये कैसी लिपि है? यह रोमन लिपि है। ठीक है, यानी कि यह राम जो लिखा है यह रोमन लिपि में लिखा हुआ है। और यह राम जो लिखा हुआ है ये प्रतीक चिन्हों की व्यवस्था जो होती प्रतीक विज्ञान में लिपि के द्वारा व्यवस्थित होती है। तो लिपि जो है ये इस तरीके से, ये आपकी देवनागरी लिपि हो गई। कौन सी लिपि हो गई? ये आपकी देवनागरी लिपि हो गई बेटा। और ये आपकी रोमन लिपि हो गई। लेकिन लिखा शब्द दोनों क्या है? राम ही लिखा हुआ है दोनों में। ये आर, ये जो है देवनागरी का प्रतीक चिन्ह है रा के लिए, और ये आर का चिन्ह है, मतलब कि वो रा इसमें आता है। ऐसे ही ए के लिए मात्रा यहाँ पर ये ए प्रतीक होता है, वहाँ पर यम जो है माँ इस तरीके से होता है, यहाँ पर इस तरीके से होता है। कुल मिलाकर के कहने का तात्पर्य यह है कि जो लिपि होती है वो लिखने की एक शैली होती है, प्रतीकों की एक व्यवस्था होती है। तो राम जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि लिपि जो होगी वह देवनागरी होगी और संघ की राजभाषा जो होगी वह हिंदी होगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं है। ठीक है, कार्यालयी हिंदी का स्वरूप क्या नहीं है? संप्रेषणीयता, औपचारिकता, संदिग्धता, या फिर अभिधार्थ स्वीकार्यता। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालयी हिंदी का स्वरूप नहीं है, यानी कार्यालयी हिंदी में क्या शामिल नहीं? देखिए, संप्रेषणीयता होती है, यानी कि ये संचारात्मकता इसमें होती है। संप्रेषण मतलब होता है एक कम्युनिकेबल होती है, कम्युनिकेशन के नियमों के अंतर्गत होती है कि हम एक बात कह रहे हैं या लिख रहे हैं तो जिसके लिए लिख रहे हैं वो समझ जाए, समझने योग्य होती है। पहली बात यानी संप्रेषणीयता होती है। दूसरी बात औपचारिकता, यानी एक व्यवस्थित क्रम में इसको लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, यानी यह भी जरूरी होती है, यानी कि आ और बा बिल्कुल ठीक है। अभिधार्थ स्वीकार्यता, अभिधा माने होता है तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा। ठीक है, तो एक होती है अभिधा, एक होती है लक्षणा और एक होती है व्यंजना बेटा। ठीक है, तो अभिधा जो होती है, जैसे जो बातें लिखी हैं उसका वही अर्थ होता है, वह होती है अभिधा। लक्षणा और व्यंजना जो होती है, जो लिखा होता है उसका वह अर्थ नहीं होता है, उसका कुछ भावार्थ है, कुछ दूसरा अर्थ होता है, जैसे मुहावरा, लोकोक्ति। तो इन सभी चीज़ों का कोई महत्व नहीं होता है कार्यालयी हिंदी में। तात्पर्य यह है कि इसमें अभिधात्मक स्वीकार्यता होती है, यानी जो बातें लिखी हैं उसका वही अर्थ होगा, उसका अन्यथा अर्थ नहीं होगा, दूसरा कोई अर्थ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ये सा भी ठीक है। लेकिन इसमें संदिग्धता का कोई स्थान नहीं होता बेटा, यानी कि कार्यालयी हिंदी के स्वरूप में संदिग्धता जो है वो शामिल नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। पांचवा प्रश्न, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकारी के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकारी के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था? तो कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग बताइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका क्या होने वाला है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या दिया हुआ है भाई? राजभाषा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालयी हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नियम कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया? बताएं।
तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें जो आपका 1975 दिया है, बिल्कुल उसका करेक्ट आंसर होगा 1976, 1975, 1976 या 75 में करेक्ट है। यहाँ पर वैसे तो ऑप्शन इसमें है नहीं, यहाँ पर कर लें आप एक ई ऑप्शन करके आप लिख सकते हैं 1976, ठीक है। 1976 में इसमें पूरा तरीके से इसको आगे किया गया या फिर इसको जो है बताया गया। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। छठा प्रश्न आ चुका है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेदों में किया गया है? तो किस अनुच्छेदों में किया गया है भैया? 351 नाम के अनुच्छेद में किया गया है कि मतलब कि जो सरकार होगा वो हिंदी का प्रचार प्रसार करेगा। क्योंकि जब एक प्रकार से इसको लेकर के हिंदी पर डिबेट हुआ तो कुछ लोगों ने कहा कि हिंदी नहीं बल्कि जो है हिंदुस्तानी को बनाया जाए राजभाषा, कुछ लोगों ने कहा कि भाई अंग्रेजी ही रहे, कुछ लोगों ने हिंदी पर फोकस किया। तो सब चूँकि हिंदी वाले बहुमत ज़्यादा थी तो हिंदी को मान्यता मिली, लेकिन हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी 15 साल के लिए रखा गया कि भाई 15 साल इसको आगे चल करके रखा जाएगा ताकि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी चलती रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अंग्रेजी के चट्टू ज़्यादा होते गए और अंग्रेजी को ही मान्यता मिलती चली गई। हर 15 साल पे फिर संशोधन होकर के अंग्रेजी को साथ साथ लटकाए रहा गया और आज यही हाल है कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में सारी चीज़ें हो रही हैं। विडंबना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, जो निर्णय देते हैं, वो भी इंग्लिश में ही मान्य होता है, इंग्लिश में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये भारत देश की विडंबना है कि भारत देश जो कि हिंदी भाषी प्रदेश होते हुए भी आज भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ज़रूर है लेकिन उसके साथ साथ भी अंग्रेजी लटकी हुई है, ठीक है। यानी कि दोनों में करना पड़ता है, जबकि इसको लेकर के संविधान में बाकायदा पहले ही बता दिया गया था कि नहीं इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को ताकि सभी बच्चे देख पाएँ। चलें, प्रश्न अगला 7वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है, राजभाषा का सही अर्थ क्या है? राजभाषा, राज माने होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा माने क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी एक ऐसी भाषा जिसमें उस देश के जो सरकारी कामकाज हो या कार्यालय के कामकाज हो वो उसी भाषा में हो या उस हिंदी में हो तो उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो राजभाषा का सही अर्थ क्या है? किसी राज्य विशेष की मातृभाषा या सर्वसाधारण की मातृभाषा या शुद्ध और साहित्यिक भाषा या सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा। अब यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने वीडियोस को देखा होगा हमारे क्लास को तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी वैसे लगा देंगे। सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने दा लगाया होगा उनका करेक्ट आंसर है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा, संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुपालन में भारत के राष्ट्रवादी या राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? बताएं। संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया? तो राजभाषा आयोग का गठन जो किया गया था बेटा वो किया गया था 1955 में। 1955 ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेट थी बेटा इसकी 7 जून, ठीक है। और इसके अध्यक्ष थे जो है बीजी खेर जी, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। क्लियर, बीजी खेर साहब जो थे ये राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे और 344 का अनुच्छेद का पहला जो है वह उप अनुच्छेद है वो कहता है कि भारत के राष्ट्रपति जो है वो राजभाषा आयोग का गठन करेंगे, ठीक है। उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर जी, यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे इस बात को। 9वां नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है देवनागरी लिपि है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो देवनागरी का सबसे पहले प्रयोग जो किया गया है वो कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात के राजा जयभट्ट ने 7वीं 8वीं शताब्दी ईस्वी के शिलालेख जो प्राप्त हुए हैं उसी में देवनागरी का सबसे पहला प्रयोग मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी लिपि सर्वश्रेष्ठ, सुंदर और वैज्ञानिक है? देखिए, अगर बात की जाए देवनागरी की, देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिक है, सुंदर है और सर्वश्रेष्ठ लिपि मानी जाती है इन सभी में से। यानी कि देवनागरी लिपि अपनी जो है जिसमें हिंदी लिखी जाती है ये सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्धता पर आधारित है। इसके नियम, इसके जो वर्ण व्यवस्था है वो बहुत ही सटीक है और बहुत ही साइंटिफिक है। उसमें किसी प्रकार की कोई भेद या कोई एक प्रकार से हानियाँ बहुत कम दिखाई पड़ती हैं, लाभ बहुत ज़्यादा हैं इसके। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सा ऑप्शन देवनागरी।
11वां प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम सभापति कौन थे? बाबू हरिश्चंद्र, बाबू श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या राधा कृष्ण दास? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी में करी गई थी। कब करी गई थी भैया? 1893 में करी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? इसके अध्यक्ष थे, उनका नाम था राधा कृष्ण दास जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने डी लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी साहित्य सम्मेलन का संस्थापक कौन था? मदन मोहन मालवीय जी, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, श्याम सुंदर दास जी या प्रभात शास्त्री जी? बताएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अगर बात की जाए तो इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो मदन मोहन मालवीय जी थे। ठीक है, तो इसके मदन मोहन मालवीय जी इसके पहले अध्यक्ष थे। तो अगर आपसे पूछता कि इसके अध्यक्ष कौन थे तो आप लगाते मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, इसके जो है महामंत्री थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, इसके महामंत्री कौन थे? महामंत्री कौन थे? तो इसके महामंत्री थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, हिंदी साहित्य सम्मेलन के। ठीक है, तो संस्थापक में आप पुरुषोत्तम दास टंडन जी का नाम लगा सकते हैं। ठीक है, पुस्तकों वगैरह में यही चीज़ें दी हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्यिक पत्राचार, व्यापार, योग, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में किया जाता है उसको कार्यालय हिंदी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन किसका है? बताएं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि कार्यालयी हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालयी हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन किसका है? इस कथन को कहा था चतुर्भुज सहाय जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बा लगाया उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बात यहीं पर मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको इन सभी का PDF प्राप्त करना है या आपको पूरी लेक्चर्स लेने हैं लिखित ऑब्जेक्टिव सभी के लिए व्यवस्थित तरीके से, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे पास SMS करेंगे 91 61 93 60 62 पर आपको SMS करना है। ठीक है, SMS क्या करना है? आप अपना नाम, ठीक है, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके हमारे पास सेंड कर दीजिएगा। आपके लिए पूरी व्यवस्थित जानकारी के साथ चीज़ें मिलेंगी, चैप्टर वाइज क्लासेस वगैरह भी मिलती रहती हैं। आप अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नेम लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी पर आपको मात्र 100 रुपये फीस पेमेंट कर देने होंगे। 100 रुपये फीस रखी गई है, जिसमें केवल हिंदी ही नहीं बल्कि आपके 3-4 सब्जेक्ट जो और हैं सभी सब्जेक्ट आपके पढ़ा दिए जाएंगे। यानी सभी विषय की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ फीस में आपके लिए मुहैया करवाई जा रही है, जिसमें आपको क्या होगा, केवल एक ही टाइप नहीं बल्कि आपकी परीक्षा अगर MCQs होगी तो MCQs के लिए पूरी व्यवस्था होगी। ठीक है, अगर आपकी परीक्षा लिखित होगी तो लिखित के लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाएगी। तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, कुछ विश्वविद्यालयों में कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर नहीं पढ़ना होता है, उसमें दूसरा सिलेबस है। जैसे कि वीर बहादुर सिंह उसमें सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में हिंदी साहित्य का इतिहास भी सेकंड सेमेस्टर में शामिल है। तो उसके लिए मैं उसके लिए व्यवस्था करूँगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, ऐसे ही दीनदयाल मतलब उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, बिहार के विश्वविद्यालयों में हिंदी काव्य संकलित है। तो हिंदी काव्य जो मैंने आपको प्रथम सेमेस्टर में पढ़ाया था वो हिंदी काव्य पूरा का पूरा वही सिलेबस जो है वही आपको मिल जाएगा। तो हिंदी काव्य का पूरा सिलेबस आप पढ़ लीजिएगा प्रथम सेमेस्टर वाला। ठीक है, मैं उसको सेंड कर दूंगा आपके पास, या परीक्षा के अंतिम दिनों में मैं उसके लिए हिंदी काव्य के लिए इसके तो तमाम मॉडल पेपर हमारे पास पहले से अवेलेबल हैं, तो वो सब आपको मिल जाएंगे। तो और बाकी सिलेबस सेम ही है। DDU का बात करें या आप चाहे बिहार के विश्वविद्यालयों की बात करें या सिद्धार्थ की बात करें, सभी का सेम है। हिंदी में थोड़ा सा क्या कर दिया गया आगे पीछे, चूंकि CBCS पैटर्न में पहले सेमेस्टर में हिंदी साहित्य का इतिहास रखा गया है, दूसरे सेमेस्टर में आपको हिंदी काव्य पढ़ना पड़ता है। और हिंदी काव्य मैंने और हिंदी साहित्य का इतिहास फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा रखा है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर आप पूरा कंप्लीट पढ़े हैं तो आप सेकंड सेमेस्टर में भी वहीं से पेपर में आपके आ जाएगा हिंदी काव्य वाले पोर्शन से, जिसमें आपका राधा प्रेम, कृष्ण की वंदना, ये मलिक मोहम्मद जायसी से लेकर के कबीर दास, तुलसीदास और आपके गोरखनाथ, मैथिली के जो है अमीर खुसरो हो गए या फिर मैथिल कोकिल कहे जाने वाले विद्यापति हो गए, इन सभी के बारे में पढ़ा रखा है। और सभी की व्याख्याएं भी प्रस्तुत हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो वो सब आपको प्लेलिस्ट की वीडियोज़ की लिंक मिल जाएगी, चूँकि प्लेलिस्ट वो अनलिस्टेड है इसलिए आपको दिख नहीं रही होगी, वो सब आपके पास मिल जाएगी। जब आप हमारे
हमारे साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, ठीक है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, ठीक है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु हो गई, DDU हो गया, ठीक है। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय हो गया, या इसके अलावा MJPRU बरेली हो गया, BU झांसी हो गया, शाकुंभरी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय हो गया। ऐसे तमाम प्रकार के और विश्वविद्यालय जिनका नाम प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय, तो इन सभी के नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। ये सभी में आप देखते हैं यही सब आएंगे, तो बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी की तैयारी बेहतर हो जाएगी आपकी। ठीक है, और जिन यूनिवर्सिटी में, अधिकतर यूनिवर्सिटी में जो को करिकुलर होता है आपका फर्स्ट ईयर एंड हेल्थ का, उसकी भी तैयारी यहाँ पर आपकी इसी 100 रुपये में करवा दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपके लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही ज़बरदस्त एक अवसर आ चुका है पढ़ने के लिए। जिनको भी पढ़ना है पढ़ सकते हैं, 100 रुपये में सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से आपको मिल जाएंगी। PDF भी सबका मिलता रहेगा, जैसे एक क्लास हो रही है, इसकी क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, 15वां चैप्टर, मतलब 15वां सब्जेक्ट, मतलब कि 15वां जो है क्वेश्चन आपका आ चुका है। कार्यालयी हिंदी की विशेषता है, देखिए, निर्वैयक्तिकता, असंदिग्धता या तथ्यों में स्वपूर्णता और अस्पष्टता कार्यालयी हिंदी की विशेषताओं में शामिल है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कार्यालयी हिंदी की विशेषता है तो ये देखिए, निर्वैयक्तिकता, असंदिग्धता, यानी इसमें संदिग्धता बिल्कुल भी नहीं होती है। आ माने नहीं, संदिग्धता माने संदिग्धता, संदिग्धता नहीं होती है, बिल्कुल सही है। निर्वैयक्तिकता होती है, यानी इसमें एक प्रकार से व्यक्तिकता का महत्व नहीं होता, इसमें ऑफिशियल होता है, एक सामूहिकता का जो दिखाई पड़ता। तथ्यों में स्वपूर्णता होती है और अस्पष्टता होती है। जो बातें लिखी गई होती हैं या बताई जा रही होती हैं वो एकदम से स्पष्ट होती हैं, क्लियर होती हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई लाग लपेट की बातें नहीं होती हैं। ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा। ये सभी जो है कार्यालयी हिंदी की विशेषताओं में शामिल हैं, D ऑप्शन इसका लग जाएगा। 16वां प्रश्न, कार्यालयी हिंदी में शब्दों का केवल ही स्वीकार किया जाता है, वाच्यार्थ, शब्दार्थ, लक्ष्यार्थ या अभिधार्थ। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कार्यालयी हिंदी में जो होता है, अभिधार्थ जो होता है उसको जो है स्वीकार किया जाता है। अभिधार्थ माने कि जो कहा जा रहा है उसका वही अर्थ होगा, उसको स्वीकार किया जा रहा है। 17वां नंबर प्रश्न, साधारण बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसका रूप होता है, बताएं। साधारण बोलचाल में हम किस भाषा का प्रयोग करते हैं? अनौपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, इनफॉर्मल भाषा का प्रयोग करते हैं। यानी कि औपचारिक भाषा, कार्यालयी भाषा, ये हम प्रयोग करते हैं किसमें? कार्यालयी हिंदी में। जबकि एक प्रकार से साधारण बोलचाल में हम अनौपचारिक रूप से जो मन में आता है बोलते हैं। किसी मित्र से बोलना हुआ अलग टाइप से बोलेंगे, बप्पा से बोलना हुआ अपने अलग टाइप से बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से गुरु जी से बात करना हुआ तो अलग तरीके से बात करेंगे। सामान्य बोलचाल में आप देखते हैं अनौपचारिक तरीके से हम भाषा का रूप प्रयोग करके जो है बातचीत करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा? बताएं, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग और समिति का गठन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 344 में ये बातें कही गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका D करेक्ट आंसर होगा। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में से कौन सी भाषा नहीं है? देखिए, 18 भाषाओं में से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये सब एक प्रकार से हैं 18 भाषाओं में, ठीक है। जबकि मैथिली, संथाली, ठीक है, और बोडो डोंगरी, ठीक है, बोडो डोंगरी, मैथिली और संथाली ये बाद में आकर के जुड़ी हुई हैं। 18 4 22, कुल मिलाकर के अब 22 भाषाएं हैं। पहले 18 नहीं, पहले 14 भाषाएं थीं। 14 के बाद में एक सिंधी जुड़ती है, ठीक है। फिर उसके बाद में 3 भाषा और जुड़ती हैं। 3 भाषा में नमक आपका जुड़ता है। नमक मतलब समझ रहे हैं, नमक माने यन से नेपाली, ठीक है, नेपाली हो गया। यम से आपका क्या हो गया? यम से आपका मणिपुरी हो गया, नेपाली, मणिपुरी, और के मतलब यानी का मतलब होगा कोंकणी, ठीक है, कोंकणी भाषा, ठीक है। तो ये कोंकणी हो गई, ठीक है, नेपाली और मणिपुरी, ये नमक यानी 3 भाषा। ये सिंधी पहले जुड़ी थी, ठीक है। पहले जब संविधान बना था तो उसमें 8वीं अनुसूची में कुल मिलाकर के 14 भाषाएं थी। तो 14 में एक जुड़ा 15 हो गया, ठीक है। कौन सी? सिंधी जुड़ी, 15 हो गया। सिंधी के बाद में फिर नमक जुड़ा, नमक माने 3 भाषा, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जुड़ी। अनुच्छेद में संविधान में संशोधन हुआ तो 3 भाषा और जुड़ी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। इसके बाद में 18 भाषा हो गई। तो यहीं तक पूछा गया कि 18 भाषाओं में कौन सी भाषा
नहीं सम्मिलित है। अब नहीं सम्मिलित है यानी कि 3 भाषा, देखिए नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी नमक में आ गई, यानी ये संकलित है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन मैथिली जो है ये बाद में जुड़ी, यानी 4 भाषाएं जो हैं वो बाद में जुड़ी हैं। कौन कौन सी? बोडो मास, इसको आप कैसे याद करेंगे? बोडो मास के नाम से। बोडो मास का मतलब क्या होता है बेटा, समझ लें इसको। बोडो मास का तात्पर्य होता है, बो माने होता है बोडो भाषा, ठीक है। बो माने कौन सी भाषा? बोडो भाषा। डो माने कौन सी भाषा? डोंगरी भाषा, ठीक है। डो माने डोंगरी भाषा। मा माने कौन सी भाषा? मैथिली भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा बेटा? मैथिली भाषा। और सा माने कौन सी भाषा? संथाली भाषा, ठीक है, संथाली भाषा। तो इस तरीके से सारी भाषाएं जो है वो जुड़ती चली गई। कौन कौन सी? देखें एक बार फिर से, जब संविधान बना तो उसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं कुल मिलाकर के थीं। 14 के बाद में एक भाषा जुड़ी सिंधी, फिर उसके बाद में 3 भाषा जुड़ी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, फिर उसके बाद में 4 भाषा फिर से जुड़ती हैं, जिसमें आपका बोडो मास के नाम से आप याद रखें, बोडो, डोंगरी, ठीक है, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जुड़ती हैं। और इस तरीके से वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ तो हैं ही, लेकिन 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को दर्जा दिया गया है। भोजपुरी के लिए लगातार प्रेशर पड़ रहा है, जल्द ही भोजपुरी भी उसमें शामिल हो जाएगी मेरे हिसाब से, ठीक है। इस तरीके से तमाम प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट 18 भाषाओं में कौन सी भाषा नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं शामिल है इसमें? मैथिली नहीं शामिल, मतलब कि है 18 भाषाओं में से, जबकि 22 भाषाओं में शामिल हो गई है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप क्या था? यानी आज जो देवनागरी लिपि है उसका प्राचीन रूप क्या था? देवनागरी से पहले उस लिपि को किस नाम से जानते थे? तो ब्राह्मी लिपि का ही विकास हुआ, उसी से देवनागरी लिपि बनी है। अगला प्रश्न, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान का क्या नाम है? तो सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? उनका नाम है भैया रेवरेंड हैरिस। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था? तो देवनागरी लिपि में सुधारों का आरंभिक प्रयास जो किया था वो बीजी तिलक ने किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? बताएं। हिंदी साहित्य सम्मेलन की अगर बात की जाए तो इस सम्मेलन प्रयाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1910 में करी गई थी। अगला क्वेश्चन आ चुका है, भारत सरकार का कौन सा विभाग हिंदी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कंप्यूटर की सक्षम भाषा बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील रहा है? तो कौन सा विभाग रहा है बेटा? वो विभाग है इलेक्ट्रॉनिकी भाषा का विभाग। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इकाई नंबर 1 के लगभग 24 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा जो कि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट थे। ऐसे ही अगला जो क्लास आएगा उसमें हम इकाई नंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें परिभाषिक शब्दावलियों से बनने वाले प्रश्न शामिल होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे।